हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने हमारा पिछली क्लास में चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स हमने जस्ट खत्म किया था। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, इनफैक्ट वह 1 या 2 लेक्चर मैक्स चैप्टर है इसका। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, बेसिकली पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसकी हिस्ट्री के बारे में समझ में आना चाहिए कि कहाँ से आई चीजें, कौन कौन से कहाँ कैसी बेसिक बेसिक चीजें से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि अभी तुम्हें सामने बहुत से, जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इरेशनल नंबर्स, अलग अलग टाइप की चीजें, जब ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट की थी तो उसमें भी अलग अलग चीजें पढ़ी थी। जब पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी अलजेब्रा में अलग अलग चीजें देखी थी। तो ऐसे ही ज्योमेट्री का जो बेसिक, जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो था यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस 300 बीसी में डिस्कवर किया था ये सब पूरी चीजें। जब उसने धीरे धीरे चीजें आसपास में जो चीजें हैं वो बस देख देख के समझने की कोशिश करता था और अपने किताबों में उसका पूरा जो भी चीजें उसको लगती थी वो पूरा लिखता था। उसके एक फेमस बुक है, नाम एलिमेंट्स के नाम से, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, मेरे ख्याल से 14 to 15 चैप्टर्स है। और उसमें पूरा जो भी ज्योमेट्री रिलेटेड, जैसे कि लाइन, एंगल, प्लेन्स, ये सब जो हमने चैप्टर अभी कवर कर लिए हैं, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, 3D ज्योमेट्री, 3D शेप्स जैसे भी होते हैं, तो वो सब जो भी है वो सब उसने ऑलरेडी उस पर कवर करके पूरा लिख दिया था, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स के उसमें बारे में लिखा है कि अलग अलग टाइप के इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अलग अलग टाइप के आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, अलग अलग टाइप के स्केलिंग ट्रायंगल्स, तो सबके बारे में उसने डेप्थ तक मतलब इंफॉर्मेशन दी है। तो तुम लोग उस किताब को ऐसे गो थ्रू करना तो कर सकते हो, या फिर इस चैप्टर को हमारे 1-2 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, उसमें पूरा तुम लोग समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड ने क्या क्या चीजें की है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें बेसिकली मैं यूक्लिड्स डेफिनेशंस, जो भी उसके किताब में जो बेसिक जो डेफिनेशन है रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ठीक है, तो वो सब मैं इसमें सबसे पहले कवर करूंगा, बेसिक जो डेफिनेशन होते हैं। फिर उसके बाद में यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब ये एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, और मैंने लाइंस एंड एंगल जब पढ़ा था उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एक्सियम्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होते हैं, एंड ऑफ कोर्स पोस्टुलेट्स इसमें आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और अलग अलग जो एक्सियम्स है, ठीक है, यूक्लिड ने जो भी अलग अलग एक्सियम्स लिखे हैं या फिर जो भी चीजें निकाली है ऑब्जर्व कर करके, तो वो सब उसने पूरे अपने नोटबुक में जो लिखा है वो अपन एक एक करके कवर करने वाले हैं, और ये सारे कवर करने का अपना पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन। तो उसमें अगर समझोगे तो यूक्लिड ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी अपने पास रियल लाइफ में जो भी सबसे पहले ज्योमेट्री जो होता है वो एक्चुअल में क्या है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब अगर देखोगे तो जियो का मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री, तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो मतलब अपना फॉर्म जियो नहीं है, जियो मतलब अर्थ होता है। ठीक है, जो अर्थ हम लोग बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में कई ग्रीक वाले जियो बोलते हैं उससे। ठीक है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे कि जियो मतलब रिलेटेड टू अर्थ, ज्योग्राफी रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, एंड जियो के साथ मेट्री जो है, मेट्री मतलब मेजरमेंट्स। अभी एक और टॉपिक आएगा जब तुम आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें मेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट्स। तो जियो मतलब अर्थ और मेजरमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, तो जियोमेट्री मतलब मेजरिंग लैंड। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो यूजुअली हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो भी पुराने जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, तो वो लैंड मेजर करने के लिए कुछ तरीके सोचते रहते थे कि मेरा इतना हिस्सा, तेरा इतना हिस्सा, ये सब। तो उसके लिए कुछ सॉलिड हमें मैथमेटिक्स कुछ इन्वॉल्व होनी चाहिए, लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये क्या मेजर कैसे करते हैं। जैसे कि लेंथ को हम लोग, तुम लोग को पता भी, लेंथ को सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किलोमीटर में, अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते थे, लेकिन उस टाइम पे इतना ये सब चीजें डिस्कवर्ड नहीं थी। तो इसीलिए वो उसको और डेप्थ तक समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसने एक किताब लिखी है एलिमेंट्स नाम की। ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग में जो बेसिक जो है वो डेफिनेशन से स्टार्ट किया उसने। ठीक है, जहां पे उसने टोटल 23 डेफिनेशंस लिखे हैं, जिसमें एज पर ज्योमेट्री से रिलेटेड जो हमें पढ़ने की जरूरत है उसमें से मैंने 7 लिखे, 7 जो ज्योमेट्रिक डेफिनेशंस है वो समझना पड़ेगा। तो चलो सोचते हैं ज्योमेट्री में क्या चीजें इन्वॉल्व है।
तो ज्योमेट्री में तो ऑफ कोर्स हमारा अर्थ भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, स्पेरिकल शेप है, एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि जो अर्थ है अपना पूरा वो स्पेरिकल शेप है। अपने आसपास के बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखती भी होंगी कि क्यूबिक शेप, जो मैं ट्रायंगुलर शेप, पिरामिड शेप, पिरामिड जो होता है वो पिरामिड शेप होते हैं। तो अलग अलग शेप्स में अलग अलग चीजें तुम्हें देखने को मिलती होंगी। जैसे कि अगर एक बॉल लेते हो तो बॉल का एक स्पेरिकल शेप है। तो किसी भी एक सॉलिड फिगर में, एक सॉलिड शेप में, जैसे कि अब देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, धीरे धीरे डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो या फिर चलो ऊपर से करते हैं। सबसे बेसिक में जो होता है वो होता है एक पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर सपोज तुम्हारे सामने एक मैप रखा है, मैप पे मुझे बताना है कि मुझे चलो न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क एक पॉइंट पॉइंट लोकेशन दिखता है मैप पे। ऑफ कोर्स अगर मैप पे देखोगे तो बहुत एक छोटा सा एक लोकेशन दिखेगा, लेकिन जब रियल लाइफ में अगर न्यूयॉर्क या फिर कोई भी सिटी को विजिट करोगे तो ऑफकोर्स वो तो बड़ा रहेगा। हमने उसको शॉर्ट में मैप पे कन्वर्ट किया है, तो वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट मतलब एक सिंगल एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हेल्प करता है। तो देखो, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, दैट इज अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, पॉइंट के लिए कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, बस वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, और लाइन, नेक्स्ट आता है एक लाइन। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बढ़ाते जा रहा हूं। एक पॉइंट था, सिंगल पॉइंट। अगर तुम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लाके रख देते हो, ऐसे इधर इधर ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ऐसे लाके रख देते हो, तो वो एक लाइन बन जाता है। मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, एक साथ अगर एक साथ अरेंज करते हो तो वो एक लाइन बन जाता है। तो लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। तो ब्रेथलेस लेंथ का मतलब क्या है, तुम लोगों ने रेक्टेंगल का ना, रेक्टेंगल तो पढ़ा ही होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है हमारे पास ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये लेंथ होता है एंड ऑफ कोर्स ये ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ पता है, तो अगर तुमने यहाँ पे ब्रेथ ही हटा दी तो बस ब्रेथ 0 कर दो, तो बस इतना से ही बचेगा। तो ऐसी कोई चीज जिसमें ब्रेथ ही नहीं है, ऐसा कोई फिगर जिसमें ब्रेथ ही नहीं है, तो वो एक लाइन कहलाएगा। तो ब्रेथलेस लेंथ को हम लोग लाइन बोलते हैं, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के जो बनता है वो लाइन होता है। लेकिन ये यूक्लिड्स के हिसाब से, जो यूक्लिड ने लिखा है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं तुम लोग को अपने जो रिसेंट जो ज्योमेट्री वाले जो फिगर्स है, जो रिसेंट मैथमेटिशियंस ने जो डिस्कवर किया है, उसके हिसाब से मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि पॉइंट, लाइन, ये सब चीजें क्या क्या है। फिर द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो देखो अगर मैं लाइन बनाता हूं तो इसके एंड्स में जो है वो उसने बोला कि वो पॉइंट्स है, कि लाइन के अगर एंड की बात करते हैं तो वो पॉइंट्स है। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लाइन पे तो सब जगह ही पॉइंट्स है, तो वो भी है। फिर उसके अंदर स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द ऑल पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अभी ये जो पॉइंट मैंने बोला कि जो अगर स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद ऑल द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, तो बहुत सारे ऐसे इस पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो इसने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जिसपे पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर उसके बाद अ सरफेस इज दैट विच हैज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। ठीक है, तो जैसे कि मैं बॉल की बात कर रहा था, या फिर चलो एक क्यूब की बात करते हैं, तो अगर एक क्यूब लेते हो या फिर एक डाइस भी एक क्यूब है, तो डाइस को अगर लेते हो तो अगर तुम डाइस के पास अलग अलग सरफेसेस हैं, ठीक है, टोटल 6 सरफेसेस हैं, तो उस सरफेस की बात करते हो तो सरफेस में क्या दिखता है, तो सरफेस बस अगर देते हो तो सरफेस एक ऐसा दिखेगा तुम्हें, ये सरफेस है, ये बोर्ड है, ये भी एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, सरफेस है। तो सरफेस में 2 चीजें होती है हमेशा, लेंथ एंड ब्रेड्थ। चाहे वो कर्विश हो चाहे वो सीधा हो, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ कुछ ना कुछ तो होगा। तो सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। फिर इसके बाद द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। ठीक है, तो सरफेस के अगर एजेस की बात की जाए कि एंड पॉइंट्स, तो एंड मतलब जैसे कि ये है एजेस, ये एज है, ये एज है, ये एज है, तो ये सब एज जो है वो जो सरफेस के जो एज होते हैं वो लाइंस बनते हैं। ठीक है, तो ये सोच सकते हो तुम लोग कि बहुत सारे लाइंस मिलाओगे तो एक सरफेस बन जाएगा। जैसे कि अगर तुम लोग को बहुत लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा कि सपोज हम लोग किसी का स्वेटर वूव कर रहे हैं, ठीक है, तो स्वेटर एक धागे से या फिर कोई भी कपड़े को अगर वूव करते हैं, मतलब वोवन करते हैं, ठीक है, जो भी है वीव करते हैं, ठीक है, तो एक धागे से हम लोग पूरा कपड़ा बनाते हैं। तो ये सोचो कि ये जो मेरे पास सपोज शर्ट मैंने जो पहना है वो एक सिंगल धागे से बना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लाइंस मिला के एक पूरा एक सरफेस बनता है। ठीक है, तो ये पूरा एक सरफेस है इस तरीके से। तो ऐसे ही सरफेस क्या है, उसने हिसाब से उसने जब खुद डिफाइन किया, पहली बार जब एनालाइज किया,
अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। देखो अब ये सरफेस का अगर एज लेते हो तो वो एक लाइन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लाइंस एक धागे से बना है, ठीक है। प्लेन सरफेस सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। तो ऐसे स्ट्रेट लाइंस अरेंज अगर करोगे तो वो एक सरफेस बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेट लाइंस अगर नॉर्मल नेकेड आई से देखते हो तो तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन एक सरफेस में बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस होते हैं। जैसे कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, वैसे सरफेस पे इनफाइनाइट लाइंस होते हैं। तुम काउंट नहीं कर सकते, जितना डालना है डाल सकते हो, जितने लाइंस डालना है डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक 7 डेफिनेशंस थे जो कि तुम्हें पता होने चाहिए यूक्लिड्स ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें मैं एक और चीज बताऊंगा, एक और ऐड करूंगा कुछ चीजें। जैसे कि अगर यूक्लिड डेफिनेशन में अगर देखोगे तो उसने ये चीज तो समझ ली थी कि हर बार जैसे अपन एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हो रहा है चीजों का। जैसे कि पहले पॉइंट में कोई चीज कोई पार्ट नहीं था, ठीक है, विच हैज नो पार्ट। फिर एक लाइन, तो लाइन में एक पार्ट आया, मतलब एक एक्सटेंड हुआ एक चीज कि लाइन में लेंथ आया। फिर अगर सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आया, ठीक है। और अगर पूरा सॉलिड फिगर की बात की जाए तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। जैसे कि अगर सिलेंडर, घर पे तुम लोगों का सिलेंडर जो होता है, तो सिलेंडर का शेप ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, सिलेंडर जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो सिलेंडर में देखो सरफेस में एक प्लेन सरफेस भी है और ऊपर भी जा रहा है, जैसे कि लेंथ ये भी बढ़ रहा है, ब्रेड्थ ये भी बढ़ रहा है और हाइट ये भी बढ़ रहा है। तो इसलिए क्यूबिक में भी अगर बात करते हैं, एक डाइस की बात करते हैं, तो उसमें एक सरफेस, बहुत सारे सरफेस मिलाओगे तो एक सॉलिड फिगर बनता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो अगर मैं तुम लोग की भाषा में बोला जाए तो अगर सपोज तुम लोग मूवी देखने जाते हो तो मूवी में तुम्हें क्या क्या चीजें दिखने को मिलती है कि मूवी में तुम्हारे पास लेंथ, मूवी में सपोज अगर मूवी की बात करते हैं तो 2 टाइप की मूवी आती है, 3D और 2D। तो 3D में क्या होता है, तुम्हें वो अपनी तरफ आते हुए कुछ चीजें दिखती हैं। तो वो 3D मतलब क्यों 3 डायमेंशनल बोलते हैं कि वो मूवी पे लेफ्ट एंड राइट तो हो रहा है, पर्दे पे तो आगे पीछे, पर्दे पे आजू बाजू में हो रहा है, ऊपर नीचे भी हो रहा है, लेकिन 2D में अंदर बाहर नहीं हो रहा होता है कि कुछ चीजें अंदर आ रही है, कुछ चीजें बाहर जा रही है, जो भी है, तो ये सब नहीं हो रहा होता है। लेकिन 3D में ये भी चीजें पॉसिबल है क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है। 2D मूवी में जब देखते हो 2 डायमेंशनल, उसमें बस पर्दे पे हिल रहा रहता है। जैसे कि कोई भी ऐसी चीजें अगर हिल रही है एक प्लेन सरफेस पे तो वो एक 2D मोशन है। लेकिन अगर वो पॉइंट पूरा स्पेस में कहीं भी ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे पीछे तक कैसे भी आ रहा है तो उसको बोलते हैं 3D मोशन। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे कि पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं है तो उसको बोलते हैं 0 डायमेंशन, 0D। फिर एक लाइन बनाते हैं, बहुत सारे पॉइंट से एक लाइन बना तो एक 1 डायमेंशनल बना, एक लाइन मतलब एक डायमेंशन आया। फिर उसके बाद लाइन के बाद एक सरफेस में 2 डायमेंशन आए, एक लेंथ भी बना और एक ब्रेड्थ भी बना, तो 2 डायमेंशन। जैसे कि मूवी देखते हो तो एक सरफेस पे देखते हो तुम लोग मूवी, एक प्लेन सरफेस पे देखते हो तो वो एक 2 डायमेंशनल है। और अगर कोई चीज अंदर बाहर भी कर रही है तो वो एक पूरा सॉलिड फिगर बन के आ रहा है, वो रियल लगने लगता है। जैसे कि हम लोग अगर मैनुअली आई से देखते हैं तो ऑफकोर्स तुम्हें भी दिख रहा होगा कि कोई भी चीज 3D दिखती है, ठीक है। जैसे कि कोई ह्यूमन को देखते हो तो 3D दिखता है, ठीक है। तो वो सब चीजें तुम जो तुम फेस करते हो या एक्चुअल में सब चीजें 3D है, तो 3 डायमेंशनल, ठीक है। और एक और डायमेंशन ऐड होगा लेकिन वो सब आगे की बात है, जिनको जानना है वो सब जान सकता है, लेकिन वो सब बात की बात है, ठीक है। टोटल इनफैक्ट बोला जाए तो टोटल अभी तक 11 डायमेंशन, अभी तक जहां तक मुझे पता है 11 डायमेंशन हो है, अपने पास पता है 11 डायमेंशन। और भी बहुत से डायमेंशन है, एक फिजिसिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट जो है दुनिया भर के वो सब कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, वो सब चीजें छोड़ो, यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यूक्लिड्स एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के एक्सियम्स एंड अलग अलग टाइप के पोस्टुलेट्स जो भी है पढ़ने वाले हैं। तो यूक्लिड ने क्या किया, फिर कुछ प्रॉपर्टीज अज्यूम की एंड उसने उनको, जैसे कि कुछ चीजें जो होती है वो बस रहती हैं, उन्हें प्रूफ नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं एक्सियम्स, या फिर ऐसी चीजों को बोलते हैं पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कई किताबों में रहता है कि लेटस पोस्टुलेट का मतलब लेटस अज्यूम होता है, मतलब वो ऑलरेडी चीजें हैं, ठीक है, तुम वो उनको प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक्स सपोज एग्जाम्पल दिया जाए कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, तुम लोग हमेशा जो जमीन पे खड़े रहते हो तो तुम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ते ऐसे, अगर मून पे जाओगे तो हवा में उड़ना अपने आप चालू हो जाएगा। तो ग्रेविटी है, वैसे के वैसे ही है। ऑफकोर्स ग्रेविटी न्यूटन ने डिस्कवर किया, ऑफकोर्स ये सब, लेकिन
उसने ऐसे मतलब ये चीजें बस वहीं पे है ऑलरेडी, वो एक्सियम है, ठीक है, कुछ एक थ्योरम नहीं है वो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जो एक्चुअल में जो यूनिवर्स में सेटिस्फाई कर रही है यूजिंग बेस्ड ऑन फेनोमेनन, कुछ ऑब्जर्व करने के बाद कुछ दिखता है, तो वो सब चीजें जो होती है वो एक्सियम्स है। थ्योरम्स क्या होता है, जिनमें हमें प्रूव करना पड़ता है कुछ यूजिंग कुछ गिवन एक्सियम्स, गिवन कुछ चीजें होती है बेस्ड ऑन रियल फेनोमेनन्स, तो उनको यूज कर करके हम लोग कुछ एक अलग चीज प्रूव करते हैं, तो उनको थ्योरम्स बोलते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी लाइन्स एंड एंगल्स में कवर किया था, बस एक बार और मैंने इंट्रोड्यूस किया। ही डिवाइड्स assumption into टू टाइप्स, तो assumption को उसने दो टाइप में डिवाइड किया, एक तो है पोस्टुलेट, एक है एक्सियम। तो द टर्म पोस्टुलेट वाज यूज्ड फॉर assumption स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। तो यूजुअली पोस्टुलेट जो था वो ज्योमेट्री के लिए यूज किया गया था, कि जो भी ज्योमेट्री रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें पोस्टुलेट्स का यूज करते थे, और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही लिखा देगा। फर्स्टली वी मेक सम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व फेनोमेनन इन द यूनिवर्स एंड देन चेक इट्स ट्रूथ और वैलिडिटी। तो उसकी ट्रूथ और वैलिडिटी चेक करते हैं यूजिंग जो भी ऑब्जर्व फेनोमेनन है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि अच्छा जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो सही है गलत है। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ट्रू है, अगर वैलिड है, देन इट इज एक्सेप्टेड एज अ पोस्टुलेट, अदरवाइज नॉट। अगर वैलिड है तो पोस्टुलेट है, नहीं है तो पोस्टुलेट नहीं है। एक्सियम भी सेम ही है, बहुत सेम ही चीजें हैं। अदर टाइम एक्सियम वाज यूज्ड थ्रूआउट मैथमेटिक्स और नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेट जो था वो बस ज्योमेट्री के लिए रेट किया गया था, लेकिन एक्सियम जो है वो पूरा थ्रू आउट द ज्योमेट्री, जैसे कि अलजेब्रा हो जाए, स्टैटिस्टिक्स हो जाए, प्रोबेबिलिटी हो जाए, जो भी चैप्टर हो मैथमेटिक्स का, जो भी यूनिट हो मैथमेटिक्स का, उन सब के लिए वो ये जो नाम है, ये जो पोस्टुलेट था जो ज्योमेट्री के लिए यूज करते थे, सेम एक्सियम भी वही है, लेकिन वो थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट मैथमेटिक्स कहीं भी यूज कर सकते थे, नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिकली लिंक नहीं था, वो सारे यूनिट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको ज्योमेट्री के लिए भी ऑफकोर्स यूज करना तो यूज करेंगे ही, एंड इसको बाकी चीजों के लिए भी यूज करना है तो कर सकते हैं। तो ये है बेसिक आइडिया यूक्लिड ज्योमेट्री का, जो उसने 300 BC में डिस्कवर ढूंढा था, ठीक है। उसने खुद की किताब लिखी थी, उसके बारे में ये सब नॉलेज है, ठीक है। तो जो स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ जो भी एक्सियम्स या जो भी पोस्टुलेट्स लिखे हैं, एक एक करके फटाफट डिस्कस करते हैं। लिख लो, स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद यूक्लिड्स एक्सियम्स। तो मैंने यहाँ पे टोटल में 7 एक्सियम्स लिखे हैं, जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतना ही रिक्वायर्ड है, और तुम्हें इतना ही समझना है कि 7 एक्सियम्स क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सियम्स जो है वो नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री है, वो चाहे अलजेब्रा में लिंक करो, चाहे किसी और मैथमेटिक्स के यूनिट में लिंक करके देखो, तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कहीं भी वैलिड होते हैं, ठीक है। बट यूजुअली पोस्टुलेट जो होते हैं वो रिलेटेड, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ज्योमेट्री रहते हैं। तो हम लोग पहला ये पार्ट करेंगे, आज के बाद यही पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स भी पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस ये 7 एक्सियम्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ऑफ कोर्स, एंड और इसके बाद यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स करेंगे, एंड उसके बाद और उसके भी एग्जांपल्स करेंगे, और वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो एक्सियम्स। एक्सियम नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो यूक्लिड की खास बात क्या थी कि वो सबसे सिंपल स्टेटमेंट लिखता था, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता था स्टेटमेंट्स को, जितनी सरल भाषा में लिख सके वो लिखता था। ऐसा वो टर्म, वेरिएबल, नए नए अलग अलग चीजें कुछ यूज नहीं करता था। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई अपने पास एक थिंग है, मान लो एक्स थिंग है, ठीक है, और वो अगर इक्वल है वाई के बराबर, तो ये दोनों क्या है, इक्वल्स। इनको बोलते हैं इक्वल्स। एक्स एंड वाई आर इक्वल्स, ठीक है, एक्स एंड वाई आर इक्वल्स। सिमिलरली अगर y इक्वल टू, देखो थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ठीक है। सपोज मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी इक्वल्स हैं, ठीक है, दिस एंड दिस। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन अगर गिवन है, एग्जांपल की तरह लिखता हूं कि अगर x y के बराबर है एंड z भी y के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू z के बराबर है, ठीक है। कि अगर x एंड y आर इक्वल्स एंड z एंड y आर इक्वल्स, देन x एंड z आर ऑल्सो इक्वल्स। ऐसे इस तरीके से कि अगर दो यूनिट्स है, सपोज यहाँ पे x y z ये सब लिख रहा हूं मैं, ये चाहे तो लाइन सेगमेंट का लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, हाइट हो सकता है, चाहे वो एंगल हो, कोई भी यूनिट्स हो मैथमेटिक्स में, जैसे भी यूनिट अपन मेजर करते हैं वो सब इसमें तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो। कि अगर x इक्वल टू वाई है और z भी इक्वल टू वाई है, तो हम लोग बोल सकते हैं x और z भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो बहुत सिंपल सा है।
इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो देखो अगर हमारे पास सपोज दिया है कि अगर x इक्वल टू वाई, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोनों साइड में कुछ इक्वल चीजें ऐड करता हूं, जैसे कि सपोज मैं करता हूं x प्लस जेड और यहां पे भी करता हूं y प्लस जेड, तो ये भी क्या रहेगा इक्वल्स, मतलब इफ x एंड y आर इक्वल्स देन x प्लस जेड y प्लस जेड आर ऑल्सो इक्वल्स। तो तुम इसका मतलब यही बोलना चाहते हैं कि अगर इक्वेशन में तुम दोनों साइड में जो भी चीजें ऐड करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो भी चीजें इक्वल ही रहती है। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, कि अगर कोई दो चीजें इक्वल है, ठीक है, तुम चाहिए तो दोनों में जो भी चीजें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो वही बोल रहा है इफ x, y आर इक्वल्स देन x माइनस जेड, y माइनस जेड आर ऑल्सो इक्वल्स। ये भी वापस से कहीं भी लगा सकते हो। देखो ऐसे इसका तो कुछ प्रूव कर नहीं सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्लियरली दिख ही रहा है कि अगर कोई चीज इसके बराबर है तो इसमें अगर माइनस भी कर देंगे उसमें भी उतना ही माइनस करेंगे तो भी क्या चीजें रहेंगी, यहाँ पे y लिख देना, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, तो भी क्या चीजें रहेंगी, वो दोनों चीज बराबर ही रहेंगी। तो बहुत सिंपल सा है। फोर्थ एक्सियम, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये इनफैक्ट जस्टिफिकेशन है, वो एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम एक होता है, एक प्रिंसिपल होता है, जिसमें अगर मेरे पास एक सपोज एक मान लेते एक लाइन है ए बी, ठीक है, और मैं बोल देता हूं कि अगर हम लोग एक और लाइन लेके आते हैं पी क्यू, जैसे कि ये लाइन है पी क्यू, और मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको इस पे रखता हूं, तो अगर इफ ए लाइज ऑन पी एंड बी लाइज ऑन क्यू देन ए बी का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, पी क्यू के बराबर। देखो अगर कोई दो चीजें एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब दे आर इक्वल टू वन अनदर, यानी ए बी और पी क्यू क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। तो सब कुछ कोइंसाइड होना चाहिए अच्छे से, कि अगर एग्जैक्टली दोनों चीजें एक दूसरे पे कोइंसाइड हुई तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट एक्सियम है कि अगर सपोज मैं लिखता हूं यहां पे x को लिखता हूं y प्लस जेड, ठीक है, यहां पे जहां पे वेयर y एंड z आर नॉट इक्वल टू जीरो, y और z जीरो नहीं है, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू y और z के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं x जो है वो होल है, ठीक है, पूरा बना रहा है। किसका होल है, तो y और z को मिला के, तो y और z जो है वो उसके पार्ट्स है। तो देख सकते हो द होल जो x की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा y से भी बढ़कर रहेगी एंड x की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा z से भी बढ़कर रहेगी, क्योंकि वो दोनों को मिला के x दे रहा है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं जो होल रहता है वो हमेशा पार्ट से तो ज्यादा ही रहता है। जैसे कि पिज्जा है, पिज्जा के 6 स्लाइसेस होते हैं, तो 6 स्लाइसेस पूरा मिला के वो एक स्लाइस से तो ज्यादा ही रहने वाला है बाय डिफॉल्ट। तो ये भी उसी तरीके से एग्जांपल है। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये एक्चुअल में ग्रेटर देन का डेफिनेशन भी है कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, देन वी कैन से दैट देयर इज सम z, कुछ z है सच दैट x इक्वल टू y प्लस जेड। तो देखो अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो मतलब y में और भी कुछ कंटेंट कर, और भी कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो x के बराबर होगा। वो z जो भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा x और y वैल्यूज क्या है। सिक्स्थ एक्सियम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। तो देखो बहुत सिंपल सा है कि अगर x, ठीक है, इज इक्वल टू 2y है, ठीक है, डबल है ऑफ 2y, सिमिलरली z भी क्या है, 2y है। तो देखो x एंड z ये जो दो चीजें हैं वो y के डबल ही है, दोनों सेम है कि y के डबल है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू z। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ट्वाइस ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एंड सिमिलरली लास्ट एक्सियम आज का, तो x इक्वल टू अगर y बाय 2 है एंड z भी इक्वल टू अगर y बाय 2 है, ठीक है, देखो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, तो x इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू z। तो थिंग्स यानी x एंड z विच आर हाफ्स यानी हाफ 1/2 ऑफ द सेम थिंग्स y, यहां पे भी y है और यहां पे भी y है, सेम थिंग्स। तो अगर कोई चीज है जो y/2 के बराबर है और दूसरी कोई चीज वो भी y/2 के बराबर है तो बाय डिफॉल्ट वो भी क्या रहेगा, x इक्वल टू z। तो ये बेसिक 7 एक्सियम्स है जो कि आज के लिए अपना यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और भी कुछ
पोस्टुलेट जो होते हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें अपना नेक्स्ट क्लास में बस पोस्टुलेट बचा है, उतना खत्म करके अपन पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रायंगल्स। ठीक है, तब तक के लिए इतना अच्छे से नोट्स पढ़ो, तुम लोग अपना एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पूरा लिपटा सकते हो, समझ के पूरा अगर आइडिया आ गया है तो पूरा पढ़ के आगे खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। और अगर कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछो बिल्कुल। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।